हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन करने के बाद जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 के लिए, वो आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3। चार ऑप्शंस आपके सामने में है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। Al2O3 आपको कितना बनाना है? 1 मोल एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए? 1 मोल आना चाहिए। कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को देखिएगा। Al2O3 रहे, Al2O3 का सोर्स मतलब ये कौन सा सोर्स है? एल्युमिनियम का सोर्स है। यहाँ से एल्युमिनियम आपको मिलेगा, तो जो भी एल्युमिनियम मिलेगा तो उसका वैलेंसी कितना रहेगा? 3+, मतलब 3 वैलेंसी है। तो ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं लेगा तब तक ये एल्युमिनियम न्यूट्रल नहीं होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल Al3+ लेकर के 1 मोल एल्युमिनियम आपको देगा। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे आपको बताए थे। तो इसलिए यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए क्या है? 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ये लेगा और उसके बाद ये बनाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is the strong reducing agent? The most conceptual question, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं कि क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडाइज करता है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर हम क्लोरीन को देखें, ये हैलोजन है। हैलोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है। जितना अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जितना अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हैलोजन्स जो होते हैं, हैलोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी होगा नहीं तो बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। Mn+2, Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 से लेकर के +7 तक जाता है, और मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर MnO4 की बात करें, MnO4- इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। Cr+3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। देखिए क्रोमियम अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है। मैग्नीज यहाँ पर पहले से ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो अब तो ऑक्सीडेशन इसका बढ़ नहीं सकता है, अब इसका रिडक्शन हो सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैटेगरी में जाएगा, मतलब MnO4 नहीं होगा, Cl- भी नहीं होगा। अब Cr3+ को आप देख लीजिए, और एक हम पहले इसको हटाते हैं, Cr3+ और Mn2+। अब Mn2+ ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से बढ़ा के +4, +6, +7 इस तरह से ये कर सकता है। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत बढ़ सकता है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू क्रोमियम के। तो क्रोमियम +6 तक ही जाता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, जबकि मैग्नीज कहाँ तक जाता है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। तो दोनों में जो सबसे हाईएस्ट पावर है ऑक्सीडेशन करने का वो किसका होगा? Mn2+ का होगा। इसीलिए Mn2+ क्या होगा? सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यही कॉन्सेप्ट है। और एक तो होता है कि उसका EMF वैल्यू पता होता है, उसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक ट्रेंड से, एक पीरियोडिसिटी के ट्रेंड से इस चीज़ को कैलकुलेट किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें अभी कि ये एक QR कोड है। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको PDFs मिल जाएंगे, जो भी ये अभी हम पढ़ा रहे हैं उसका, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज, 3rd नंबर क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को λm से हम लोग लिखते हैं, और इसका यूनिट पूछा जा रहा है आपको, तो इसका यूनिट होता है साइमन। साइमन को हम ओम इनवर्स भी कहते हैं। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स, या फिर आप यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ बी नंबर में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम यूजिंग अ करंट ऑफ 100 एम्पियर। करंट कितना? आई, करंट को हम आई से लिखते हैं। ये आपको मिल गया हुआ है 100 एम्पियर। वेट दिया हुआ है W 50 ग्राम। तो बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा, T क्या होगा। अब आप फार्मूला याद होगा, फैराडे का फर्स्ट लॉ का फार्मूला हम रिवीजन में भी बताए थे कि W इक्वल टू ZIT, W इक्वल टू ZIT, और यहाँ से जो टाइम निकलने वाला है वो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू W बाई Z इंटू आई हो जाएगा। W बाई Z को E बाई एफ लिखते हैं, Z होता है E बाई एफ, तो E इंटू आई, फैराडे ऊपर चला जाएगा। तो वेट कितना है? वेट है 50 और F होता है फैराडे 96500। इक्विवेलेंट वेट, अब इक्विवेलेंट वेट किसका? यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम 27/3, फार्मूला वेट बटा वैलेंस फैक्टर यानी कि वैलेंसी, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह पर हम 9 डाल देते हैं। और करंट ये दे रखा है आपको अभी यहाँ पर 100 एम्पियर, करंट है 100 एम्पियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होता हुआ दिखेगा, और फिर 9 को जब इसमें आप डिवाइड करेंगे ये अप्रॉक्स वैल्यू 1.42 के करीब करीब आएगा। और ये आंसर आवर में नहीं आना चाहिए, ये सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर H नहीं होना चाहिए, सेकंड यहाँ पर होना चाहिए था। तो वैसे आंसर इसका बी नंबर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस द चार्ज रिक्वायर्ड इज, कितना चार्ज है? MnO4 माइनस को बदलना है, ध्यान से देखिएगा, MnO4 माइनस को बदलना है Mn2 प्लस में, MnO4 माइनस को बदलना है Mn2 प्लस में। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज का यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ से जब यहाँ आते हैं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 का आ रहा है, मतलब 5 चेंज हो रहा है, चेंज इन यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, 5 मोल, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फैराडे। तो 5 फैराडे और 1 फैराडे में कितना होता है? 96500। तो ये आंसर हम लोग ढूंढेंगे और जो आंसर होगा वो होगा। तो देख रहे हैं 5 × 96500 कूलम, यहाँ पर डी आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.5 एम्पियर करेंट पास्ड फॉर 3 आवर्स। कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा यदि 1.5 एम्पियर का करंट हम पास करा रहे हैं 3 घंटे के लिए? तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। करंट है I 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। टाइम देख लीजिए, टाइम दे रखा है 3, इसको हम सेकंड में कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में हो जाएगा। एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। अब चार्ज निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। I है 1.5, 3 × 6 × 6, तो ये चार्ज हो गया। अब आप क्या करेंगे कि 96500, ध्यान रहे ये कूलम में आएगा, चार्ज जो आएगा ये किस चीज़ में आएगा? कूलम में आएगा। जब 96500 96500 कूलम जब हम लेते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब 1 कूलम होगा तो कितना होगा? 1/96500, इतना मोल इलेक्ट्रॉन होगा। हमको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए इतना के लिए हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर ये हो जाएगा 4.5
5 इंटू 60 इंटू 60 कूलम्ब के लिए कितना करें, क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देना होगा। तो 4.5 इंटू 60 इंटू 60 बाई ये 96500, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा, तो इतना मोल इलेक्ट्रॉन आएगा, इतना मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स 0. जस्ट अ सेकेंड, तो 0.650 समथिंग आएगा। जब आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻23। ये आंसर आपको आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन में एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो जितना मोल इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें हम 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1.01 इंटू 10⁻23। यहाँ पर आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कैलकुलेट करके, फाइनल आंसर आपको बता दिए कि 10⁻23 फाइनली आता है। 7 नंबर है कि इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaF, यानी कि ये सवाल इलेक्ट्रोलाइसिस से है, आपको याद होगा। रिवीजन वाला जरूर आप देखिएगा, जो एक फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन प्रोग्राम आपको एक दिखाए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड एक्वस में है, तो एक होगा Na+ और एक होगा H+, एक होगा OH- और एक होगा F-। एक्वस NaF है। अब इधर Na+ जाएगा कि H+, तो H+ इधर जाएगा, Na+ रह जाएगा, और यहाँ पर कौन जाएगा, OH- जाएगा, OH- जाएगा। तो एनोड यहाँ पर जो होता है बैटरी का प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ पर होता है प्लस चार्ज, यहाँ पर होता है माइनस चार्ज। प्लस वाला होता है एनोड और माइनस वाला होता है कैथोड। तो यहाँ से आप एनोड का रिएक्शन आप देख सकते हैं कि 2OH- ऑक्सीडाइज होता है 12 O2 प्लस H2O, 2 OH- 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। उसी तरह से अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर क्या होगा, Na+ न जाकर के H+ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये सब चीज़ होता है। तो H+, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और H2 गैस में, यानी कि O2 देखिएगा यहाँ पर आपको ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके लिए आप ऑप्शन से देख सकते हैं, जो सही आंसर है H2 एंड O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको इस इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलने वाला है। ठीक है, तो 7 का क्या ऑप्शन रहेगा, सी रहेगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 होता है। आपको बताए थे कि जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड, ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा क्विक रिवीजन वाले वीडियो में। रिफरेंस इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, रिफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, रिफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप चाहे ऑक्सीडेशन लीजिए या रिडक्शन लीजिए, उसका वैल्यू 0 रहता है। ऑक्सीडेशन लीजिए या फिर रिडक्शन लीजिए, इसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ सॉरी नॉट लगा दिया जाता है स्टैंडर्ड के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू क्या रहेगा, 0.0 वोल्ट रहेगा। बी ऑप्शन इसका रहने वाला है। अगला सवाल है कि द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज क्या करता है। साल्ट ब्रिज जो है वो गैल्वेनिक सेल का न्यूट्रलाइज करने वाला एक सेटअप होता है। इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब विच इज फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक अगर जेली, है ना। वो क्या करता है कि बीकर में जो आयंस एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, वो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। वो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि स्टॉप करंट को स्टॉप नहीं करता है। प्रिवेंट द चार्ज एक्यूमुलेशन, चार्ज को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा।
10 नंबर है कि द डैनियल सेल किसको बोलते हैं? देखिए, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अगर गैल्वेनिक सेल में जिंक और कॉपर का इस्तेमाल किया गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? डैनियल सेल बोलते हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन में जिंक है और कॉपर है, बाकी सब में सोडियम क्लोरीन, सिल्वर कॉपर, लीड और ये ऐसा है। तो जिंक और कॉपर का जो गैल्वेनिक सेल होता है वही क्या होता है? डैनियल सेल होता है। इसके लिए ऑप्शन क्या रहेगा? ए रहेगा। ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन बाय, ईएमएफ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जाता है, गिब्स एनर्जी के टर्म में ईएमएफ आप लिख सकते हैं माइनस एनएफ ई नॉट सेल, जो कि एक निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। सेल के द्वारा जो वर्क डन किया गया वही क्या होता है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? माइनस एनएफ ई नॉट सेल। बाकी को आप देख सकते हैं, इसमें से कोई भी वैल्यू सही नहीं है। 1 फैराडे में कितना होता है? 96,500 कूलम, 96500 कूलम। इसका ऑप्शन सीधा सीधा क्या हो जाएगा? एक। क्योंकि थोड़ा सा हम लिखते चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का संख्या है 6.02 इंटू 10⁻23। तो चार्ज ऑन 1 मोल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23। और जब इसको गुना करते हैं तो ये 96500 कूलम निकल करके आता है, जिसको कि हम 1 फैराडे कहते हैं। 1 फैराडे, इस तरह से। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है नर्न्स्ट इक्वेशन रिलेट्स ईएमएफ विथ। जो नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, एक बार लिख के दिखाते हैं आपको। ई सेल नर्न्स्ट इक्वेशन बताए थे कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश्ड होता है गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ का, वही नर्न्स्ट इक्वेशन कहलाता है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.50591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, है ना। जैसे जिंक के लिए अगर लिखते हैं तो जिंक से जिंक 2+, स्टैंडर्ड कंडीशन पर ले लेते हैं, जिंक से जिंक 2+ माइनस 2.303 RT/NF लॉग और Zn 2+ बाई Zn, याद होगा। तो यही होता है नर्न्स्ट इक्वेशन। तो इसमें कंसंट्रेशन होता है, इसमें टेम्परेचर होता है, और ये कंडीशन प्रेशर, एक स्टैंडर्ड प्रेशर को लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर, ये तीनों ही नर्न्स्ट इक्वेशन में काम आते हैं, उसी के थ्रू लिखा जाता है। तो चौथा ऑप्शन डी नंबर क्या है आपका? ऑल, यानी कि ये सभी नर्न्स्ट इक्वेशन के ईएमएफ को रिलेट कर सकता है। अगला है कि द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए, एक होता है कंडक्टेंस, याद कराते चले आपको, जो भी थ्योरी था कंडक्टेंस को जी लिखते थे, उसी तरह से एक हुआ करता था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? कापा होता है। और कापा जो होता है ये होता है 1/ρ, वेयर रो जो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को जब उल्टा करते हैं तो तब निकलता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसका यूनिट जो होता है, यूनिट वो होता है ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स या साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको आ जाएगा। साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स, बी ऑप्शन दिख गया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलरास लॉ एक होता है, वो किस में अप्लीकेबल होता है? वो केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए कोलरास लॉ नहीं होता है। क्योंकि कोलरास लॉ तब अप्लीकेबल होगा जब आयंस पूरा टूट रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस उसमें निकलता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, पूरा आयंस फ्री नहीं होगा तो नहीं निकल पाएगा। इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कोलरास लॉ अप्लीकेबल है। नेक्स्ट है
कि इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज केप्ट एट, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो जिस पर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको किधर रखना होगा। ऑप्शन है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर रख सकते हैं या कहीं नहीं रख सकते हैं। आपको एक बार बताते चलें कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, कैथोड और एनोड, यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं, इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है, ये सॉल्यूशन में रहता है। होता क्या है कि डिपोजिशन यहाँ पर होता है, कैथोड पर जा करके कोई चीज़ उसके चारों तरफ डिपो, जैसे सोडियम, तो सोडियम जाके कैथोड के चारों तरफ क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर डिपोजिशन कहाँ होता है, कैथोड पर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आपको करवाना है तो कहाँ रखना पड़ेगा, कैथोड पर रखना पड़ेगा, तभी जाकर के वो उसके चारों तरफ एक लेयर बना पाएगा। तो कैथोड पर रखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विथ कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या हम उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, जिसको हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, डिक्रीजेस, कम होता है जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे। देखिए अगर कंडक्टेंस की बात करें तो डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस बढ़ता है, इसको हम बताए हुए हैं। और जब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाता है जब उसको हम डाइल्यूट करते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विथ डाइल्यूशन, डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। बिकॉज, इसका कारण भी लिख देते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाता है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू भी डिक्रीज कर जाता है। तो इसलिए जब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाएगा। उसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ। अब ये अलग चीज हो गया, मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम, लेमडाइज होता है कापा इंटू 1000 बाई एम। इसमें भी याद रखिएगा कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। उसी तरह से रिलेट करके है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इंडिकेट क्या कर रहा है, ये कर रहा है वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन ऑन द सेल। देखिए वर्क डन, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है। और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। अगर हम थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएं तो वर्क डन बाय द सिस्टम, कोई सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो डेल्टा जी बराबर डब्लू या फिर डब्लू इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी, बात एक ही होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि सेल अगर वर्क करेगा तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, वर्क डन माइनस में होगा। तो इसलिए वर्क डन बाय द सेल होगा यहाँ पर, ये होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विच हैज़ हाइयर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, इसको कोई मतलब नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। इट डिपेंड्स अपॉन आयन, ये आयन पर डिपेंड करता है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है। जितना आयंस आएगा उतना वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो मतलब दोनों, बोथ इक्वल, दोनों में सेम ही होगा, चाहे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लीजिए चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीजिए। अगला सवाल है कि विच सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कौन सा सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो देखिए अगर ई सेल का वैल्यू, ई सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस। कैसे, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। अब ई सेल
तो यहाँ पर माइनस है और ई सेल का वैल्यू क्या है, प्लस है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, पहले तो हम ये लिख लें कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, निगेटिव आ गया, डेल्टा ई सेल क्या आ गया, निगेटिव, इसीलिए इसका डेल्टा जी जो आ जाएगा यहाँ निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो याद रखिएगा पॉजिटिव ईएमएफ स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब ईएमएफ पॉजिटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब निगेटिव ईएमएफ होगा, और जब जीरो ईएमएफ होगा तो क्या होगा, जब ईएमएफ जीरो होगा तो सेल डेड हो गया है, डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। अगला सवाल है कि ए डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको बताए हुए हैं रिवीजन प्रोग्राम में, आप याद रखिएगा, उसको जरूर देखिए, उसमें बताए थे रिवीजन में कि जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। याद रखना है, यहाँ पर सवाल है कि ए डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू गैल्वेनिक सेल होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, याद है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यह थ्योरी है, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन गैल्वेनिक सेल, कोई भी सेल हो, इन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कोई भी सेल हो, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एट कैथोड क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो ये थ्योरी आपको याद रखना है हमेशा। इसी तरह का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब सैंपल समझिए कि इसी तरह का सवाल सब इसी समय से कुछ ना कुछ रहेगा। तो 2 वीडियो लेक्चर बनेगा, सेट 1 जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और इसका एक और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वीडियो का जो रहेगा क्वेश्चन बैंक, यानी कि क्वेश्चन बैंक में अब तक एमसीक्यू जो आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वो रहेगा आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन अ गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, गैल्वेनिक सेल, आप जरा सा सेल को याद कीजिए, यहाँ पर साल्ट ब्रिज आपने लगा दिया था, और जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट में कॉपर इलेक्ट्रोड, ऐसा आप लगाए थे। तो यहाँ पर जो था क्या था, जिंक सल्फेट, और यहाँ पर क्या था, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर जिंक उतर रहा था जिंक आयन बन के, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और कॉपर वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से चल के कैथोड की तरफ आता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं दे करके आपको करंट फ्लो पूछ दिया, इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो किधर हो रहा है बताइए, तो ठीक उल्टा, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर करंट फ्लो पूछ दिया तो आपको बोलना है कैथोड टू एनोड, ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा तो करंट जो है कैथोड टू एनोड फ्लो होगा। तो चूंकि यहाँ सवाल है इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर हो रहा है, तो एनोड टू कैथोड हो रहा है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं 25, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन डैनियल सेल इज, तो जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, ये तो बस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। 26 नंबर पर आते हैं, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड एज, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि स्टैंडर्ड क्या होता है,
एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है प्लस कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। अब ये यहाँ क्लेरिफाई नहीं किया गया है ऑक्सीडेशन के टर्म में है कि रिडक्शन के टर्म में है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, तो उस हिसाब से तो फिर यही ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल है कि द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाज गिवन बाय, किसने दिया था? इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ फैराडे ने दिया था। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो फैराडे फर्स्ट लॉ है और फैराडे सेकंड लॉ है, तो फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस दिया था। अगला है कि यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इक्यू, जिसका फार्मूला आपको बता चुके हैं कापा इन 2000 बाई नॉर्मलिटी, और इसका जब यूनिट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स या ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स आप बोल सकते हैं। और वही मोलर इक्विवेलेंट रहता है, मोलर कंडक्टेंस रहता है तो यहाँ पर मोल इन्वर्स होता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहता है तो इक्विवेलेंट इन्वर्स। साइमन को आप या तो आप ओम इन्वर्स आप कर दें तो भी चलेगा, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होने जा रहा है? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि व्हिच इज अ प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल कौन है? तो देखिए डैनियल सेल को प्राइमरी सेल कहते हैं। डैनियल सेल क्या होता है? डैनियल सेल कंज्यूम होता है, एक बार रिएक्शन अगर हो गया तो दोबारा रिएक्शन उसमें आप नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। बैटरी जो यूज करते हैं आप रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, वो एक डैनियल सेल का एग्जांपल है। तो डैनियल सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल के कैटेगरी में आ जाएगा। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, कैन नॉट बी रिचार्ज, एक बार खत्म हो गया बात खत्म हो गया। 30 नंबर में है कि व्हिच इज अ सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल कौन सा है? लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी जो होगा PbSO4 वाला, ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेल हो जाएगा। तो याद रखना है सेकेंडरी सेल कौन होगा? लीड स्टोरेज बैटरी। छोटा छोटा क्वेश्चन सब है। इन फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में क्या होता है? डायरेक्टली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है, ये थ्योरी डायरेक्टली आपको लिखा दिए थे। इन फ्यूल सेल एनर्जी कन्वर्जन किसमें से किसमें होता है? केमिकल एनर्जी से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बी ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है कि द EMF ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन, EMF किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करता है, मतलब कि ये सब पर डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दीज। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 33 ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl प्रोडक्ट एट कैथोड इज, देखा जाए फिर से, यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हुआ करता है, बैटरी जोड़ते हैं, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, सॉल्यूशन है मोल्टेन। मोल्टेन का मतलब एक्वस नहीं लेना है, आपके पास सिर्फ Na+ है और Cl- है। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आप जानते हैं, अपोजिट चार्ज इंट्रैक्शन, Na+ जाएगा कैथोड पर, Cl- जाएगा एनोड पर। ये क्या है? कैथोड, और ये क्या है? एनोड है। तो एक क्या कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होने वाला है? तो कैथोड पर होगा Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और सोडियम डिपॉजिट होगा, इसके चारों तरफ क्या डिपॉजिट हो जाएगा? सोडियम, सोडियम बनने वाला है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl प्रोडक्ट एट एनोड, अब जस्ट इसी में आ जाइए प्रीवियस में, यहाँ पर अगर इस पर बात करें एनोड पर, एनोड पर क्या जाएगा? Cl-, 2 Cl-, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, और Cl2 बनाएगा, यानी कि क्लोरीन गैस बनने वाला है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन का, यहाँ पर क्या बनेगा? बी नंबर, एनोड पर बनेगा क्लोरीन गैस, कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? जी को बोलते हैं। जी, कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टेंस का। फार्मूला ये बताए थे, आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जब रेसिप्रोकेट करेगा तो कंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन अभी आपको दिए हैं, आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और उसमें इस लेक्चर का या भी और भी वीडियोस के लिंक और PDFs आपको उसमें मिल जाएगा, और बहुत जल्द उसमें कुछ टेस्ट और असाइनमेंट्स भी मिल जाने वाले हैं, बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है।
तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, और जो वो क्लास रहेगा बनाएंगे क्वेश्चन बैंक के लिए, अप्रॉक्स 34 क्वेश्चन वहाँ पर भी अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो उसको लेकर के आएंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।